हेलो फ्रेंड्स, फिनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम करेंगे डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी के अंदर हम करेंगे रेलेवेंस कंसेप्ट। रेलेवेंस कंसेप्ट के अंदर आज हम करेंगे गॉर्डन अप्रोच। पिछली वीडियो के अंदर मैंने वॉल्टर की अप्रोच बताई थी। रेलेवेंस कंसेप्ट का ये मानना है कि जो डिविडेंड पॉलिसी है ये वैल्यूएशन ऑफ द फर्म को इफ़ेक्ट करती है। डिविडेंड डिसीजन जो है एक्टिव डिसीजन है, ये पैसिव डिसीजन नहीं है। गॉर्डन की भी जो अप्रोच है वॉल्टर की ही मेथडोलॉजी को फॉलो करती है और इसका भी यही मानना है कि जो डिविडेंड पॉलिसी है ये ऑर्गेनाइजेशन की, ये फर्म की वैल्यू को इफ़ेक्ट करती है। और जो गॉर्डन की अप्रोच है ये कुछ अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। ये अजम्पशन ये है, एक तो फर्म जो है डैट इज़ एन ऑल इक्विटी फर्म। इसका मतलब है कि सारा के सारे जो इसके पास रिसोर्सेज हैं वो इक्विटी शेयर इशू करके आते हैं। और सेकेंडली क्या है कि फर्म कोई भी एक्सटर्नल फिनेंसिंग का इस्तेमाल नहीं करती और अगर इसके पास कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो उसके अंदर ये रिटेन अर्निंग को यूज़ करती है। और यहाँ पे हम ये भी अज्यूम करते हैं कि जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न है वो कांस्टेंट है। और जब हम एक बार रिटेंशन रेशियो जो है सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो भी कांस्टेंट रहता है। इवन जो ग्रोथ रेट ऑफ फर्म है उसको भी हम कांस्टेंट अज्यूम करते हैं और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको भी अज्यूम करते हैं कि वो भी चेंज नहीं होती। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ग्रोथ रेट से बड़ी होती है, के इज़ ग्रेटर दैन बी आर। इवन इसके अंदर हम ये भी अज्यूम करते हैं कि जो फर्म है उसकी लॉन्ग लाइफ है, शॉर्ट पीरियड नहीं है उसका। इवन यहाँ पे हम ये भी अज्यूम करते हैं कि कोई टैक्स एग्जिस्ट नहीं करते। जो गॉर्डन है उसने एक बेसिक वैल्यूएशन मॉडल दिया है, उसके अकॉर्डिंगली जो मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर जो है डैट इज़ इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ डिविडेंड। जैसे D1 का मतलब है कि जो हमें एक साल ख़त्म हो जाने के बाद डिविडेंड मिलता है डैट इज़ डिवाइडेड बाय 1 + K। प्लस D2 का मतलब है जो हमें सेकेंड ईयर में डिविडेंड मिलता है डैट इज़ डिवाइडेड बाय 1 + K2। इसी तरह सो ऑन, जिसको हम लिख सकते हैं dt डिवाइडेड बाय 1 + K रेज़ टू पावर t। इसी फार्मूले को हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। P इज़ इक्वल टू E। P का मतलब होता है शेयर की प्राइस, E का मतलब होता है अर्निंग, 1 - B का मतलब होता है रिटेंशन डिवाइडेड बाय KE। KE का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, B का मतलब होता है BR का मतलब होता है ग्रोथ। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। P0 इज़ इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय KE - G। P0 जो है शेयर की प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, D1 जो है साल ख़त्म हो जाने पे जो हमें डिविडेंड मिलता है, KE जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, G जो है ग्रोथ जिसको हम BR भी कह सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं D0 ब्रैकेट के अंदर 1 + G डिवाइडेड बाय KE - G। D0 का मतलब होता है कि जो हमें प्रीवियस ईयर की एंड में डिविडेंड मिला है या बिगनिंग के अंदर जो हमारा डिविडेंड है। G का मतलब होता है ग्रोथ, KE का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसके बाद ये कि जो गॉर्डन का बेसिक वैल्यूएशन मॉडल है उसे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं। अगर R की वैल्यू जो रेट ऑफ रिटर्न जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है अगर तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है, उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि अगर फर्म जो है रिटेन ज़्यादा करती है तो उस वक्त शेयर की प्राइस इंक्रीज़ होती है। जितना डिविडेंड पे आउट डिक्रीज़ करती है उतनी ही शेयर की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि रिटेंशन में ज़्यादा बेनिफिट होता है। और अगर आर की वैल्यू जो है के इक्वल है, उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कंपनी चाहे डिविडेंड देती है चाहे नहीं देती, चाहे रिटेन करती है, कुछ भी डिसीज़न ले ले उसका शेयर की प्राइस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। शेयर प्राइस हर सिचुएशन के अंदर सेम रहती है। और थर्ड सिचुएशन है जब रेट ऑफ रिटर्न जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है, उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि फर्म को रिटेंशन से कोई बेनिफिट नहीं होता क्योंकि शेयर की प्राइस तभी इंक्रीज़ करती है जब डिविडेंड पे आउट रेशो इंक्रीज़ करता है। इसी जो इसकी इम्प्लीकेशंस हैं इसी को हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे एक फर्म है उसके पास उसको 3 ऑप्शन है जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकती है। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर अगर वो इन्वेस्ट करती है तो वहाँ पे उसको 15% रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है।
सेकेंड ऑप्शन के अंदर उसको 12% रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन के अंदर उसको 10% रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है 12% है, अर्निंग पर शेयर जो है ₹10 है। अब हमने गार्डन का मॉडल यूज़ करना है, उसके अंदर भी हमें 3 सिचुएशन दी गई है। फर्स्ट सिचुएशन के अंदर क्या है कि डीपी रेशो जो डिविडेंड पे आउट रेशो है 100% है। इसका मतलब है कि जितनी भी हमारी अर्निंग है सारी की सारी हम शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उस सिचुएशन के अंदर क्या है कि हमारी रिटेंशन रेशो जो है 0 है। सेकेंड सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि हम कुछ रिटेन करते हैं, दैट इज़ 20%, और डीपी रेशो जो है हमारा 80% है। थर्ड सिचुएशन के अंदर क्या है कि हम रिटेंशन ज़्यादा करते हैं 60% और डिविडेंड पे आउट रेशो हमारा 40% है। अब हम इसी को ही सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सिचुएशन के अंदर क्या है कि जब हमारी रेट ऑफ रिटर्न जो है 15% है और जो कि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है, उस सिचुएशन के अंदर हम देखते हैं कि जब डीपी रेशो 100 होता है, सारी जो इंफॉर्मेशन है उसको हम फार्मूले के अंदर डाल लेते हैं। जैसे अर्निंग हमारी 10 है, बी हमारा 0 है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी 12% है, बी आर जो है उसको 0 इंटू, क्योंकि बी की वैल्यू 0 है, रिटर्न की वैल्यू जो है 15% है। उस सिचुएशन के अंदर हमारी जो शेयर की प्राइस आती है 83.33 रुपीज़ आती है। और जब हम डिविडेंड पे आउट रेशो कम करते हैं और रिटेंशन रेशो जो है 20% करते हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर हमारी जो शेयर की प्राइस है 88 रुपीज़ 0.89 आती है। अब हम देखते हैं कि जैसे हमने डिविडेंड पे आउट रेशो कम किया, हमारी शेयर की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई। अब डीपी रेशो और कम कर देते हैं 40%, तो उस सिचुएशन के अंदर हमारी शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, डैट इज़ 133.33। इससे रिज़ल्ट ये निकलता है कि जब हमें आर की वैल्यू, जब हमें इन्वेस्ट करने से ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, उस सिचुएशन के अंदर क्या है कि फर्म को रिटेंशन ज़्यादा रखनी चाहिए और डिविडेंड पे आउट रेशो कम रखना चाहिए, तो ही शेयर की वैल्यू जो है इन्हांस होएगी। सेकेंड सिचुएशन जो है उसके अंदर क्या है कि जो आर की वैल्यू है वो 10% है, विच इज़ लेस दैन दी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है हमारी 12% है, आर की वैल्यू जो है 10% है। अब 3 सिचुएशन है, जब डीपी रेशो हमारा 100% है, कोई रिटेंशन नहीं है, 0 रिटेंशन है, और जब हम सारी वैल्यू को उसके अंदर डाल देते हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर फर्स्ट हमारी जो शेयर की वैल्यू आती है 83.33 आती है। जब हम डीपी रेशो कम करके 80% करते हैं, रिटेंशन रेशो 20% करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी शेयर की वैल्यू पहले से भी कम हो जाती है। और थर्ड सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि रिटेंशन रेशो 60% हो जाता है, डीपी रेशो 40% रहता है। उस सिचुएशन के अंदर भी क्या होता है कि हमारी शेयर की प्राइस जो है काफ़ी कम हो जाती है। थर्ड सिचुएशन जब है उसके अंदर क्या है कि हमारी आर की वैल्यू जो है 12% है, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इक्वल है। इस सिचुएशन के अंदर हम देखते हैं चाहे डीपी रेशो 100 है, चाहे डीपी रेशो 80% है, चाहे डीपी रेशो 40% है, चाहे रिटेंशन 100% है, हर सिचुएशन के अंदर क्या है कि हमारी जो वैल्यू ऑफ द शेयर है वो सेम ही रहती है, 83.33। इसका मतलब है कि जो डिविडेंड, चाहे डिविडेंड देते हैं चाहे नहीं देते, वो हमारी वैल्यू फर्म को अफेक्ट नहीं करता। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, क्योंकि नेचुरली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे हैव टू ऑपरेट अंडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अगर आर की वैल्यू के इक्वल भी है, गॉर्डन ने एक रिवाइज्ड मॉडल दिया है जिसके अंदर वो रिस्क और अनसर्टेनिटी को भी कवर करता है। जैसे उसने पहला जो मॉडल दिया था उसके अंदर ये था कि आर अगर के इक्वल है तो वो डिविडेंड पॉलिसी को इफेक्ट नहीं करता। बट अब जो है शेयर होल्डर जो है प्रेजेंट जो डिविडेंड मिल रहा है उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं रेदर देन फ्यूचर के अंदर मिले। उनको लगता है कि प्रेजेंट इनकम जो है ज़्यादा प्रेफरेबल है, और इस आर्ग्यूमेंट को हम बर्ड इन द हैंड आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।